कैसे हैं दोस्तों साल 2010 में उत्तराखंड में एक ऐसा कांड हुआ जिसने लोगों का रिश्तों पर से भरोसा उठा दिया। ये घटना उत्तराखंड में हुए अपराधों में अब तक का सबसे बड़ा जघन्य अपराध माना जाता है। ये घटना एक ऐसे आदमी की है जिसने जिस औरत के साथ लव मैरिज की, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसी आदमी ने उस औरत का कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद उस आदमी ने अपनी पत्नी की लाश को छुपाने के लिए जो कदम उठाए वो कत्ल से भी ज्यादा खौफनाक और शर्मनाक थे। दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और हिस्ट्री मिस्ट्री हिंदी फैक्ट चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये घटना उत्तराखंड के देहरादून की है। 10 फरवरी साल 1999। राजेश और अनुपमा बहुत खुश थे क्योंकि दोनों के बीच साल 1992 से चले आ रहे प्यार को उस दिन एक नाम मिल रहा था। दोनों पति पत्नी के बंधन में बंधने जा रहे थे। वो दोनों लव मैरिज कर रहे थे। राजेश और अनुपमा दोनों दिल्ली के रहने वाले थे। शादी के बाद राजेश गुलाटी अपनी पत्नी अनुपमा के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गया। राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। फिर साल 2006 आया और ये साल दोनों पति पत्नी के जीवन में दो खुशियां लेकर आया। राजेश और अनुपमा जुड़वा बच्चों के माँ बाप बन गए। इन जुड़वा बच्चों में एक लड़का था और एक लड़की थी। इनका परिवार अब पूरा हो गया था। साल 2008 में राजेश अनुपमा के साथ अमेरिका से वापस दिल्ली आ गया। राजेश ने इंडिया में ही रहने का मन बना लिया था और अपने 20 बच्चों के समेत देहरादून में शिफ्ट हो गया। वो देहरादून छावनी के प्रकाश नगर में 2 कमरों वाली किराए के मकान में रहने लगा। अमेरिका से इंडिया लौटने के बाद राजेश और अनुपमा के रिश्तों में अब वे पहले जैसा प्यार नहीं रह गया था। उनके रिश्तों में खटास आ चुकी थी। अब दोनों पति पत्नी बात बात पर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे थे, एक दूसरे को गलत और नीचा दिखाने लगे थे। इस तनावपूर्ण माहौल में देहरादून में रहते हुए गुलाटी परिवार को 2 साल बीत गए। इसी बीच 17 अक्टूबर 2010 को राजेश गुलाटी की पत्नी अनुपमा देहरादून से अचानक लापता हो गई। राजेश ने अपनी पत्नी के लापता होने की किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराई, ना ही उसे ढूंढने की किसी भी तरह की कोई दिलचस्पी दिखाई। अनुपमा के लापता होने के बाद उसके 4 साल के दोनों बच्चे अपनी मां से मिलने के लिए परेशान होने लगे, अपनी मां से मिलने के लिए रोने लगे। जब दोनों बच्चे अपने पिता राजेश से पूछते कि मम्मी कहाँ है, तब राजेश उससे कहता कि मम्मी तुम्हारे नाना नानी के पास दिल्ली गई है और वो जल्दी घर आज वापस आ जाएगी। पर यहाँ तो मामला ही कुछ दूसरा था, क्योंकि अनुपमा अपने मायके दिल्ली में थी ही नहीं। उधर अनुपमा के माँ बाप भी अपनी बेटी को लेकर परेशान थे, क्योंकि कई दिनों से फोन पर उनकी उससे बातचीत नहीं हो पाई थी। वो जब भी अपने दामाद राजेश से अनुपमा के बारे में पूछते तो राजेश बातों में घुमा देता। एक दिन अनुपमा के माँ बाप ने राजेश से फोन पर पूछा कि आखिर अनुपमा हमसे बात क्यों नहीं करती। तब राजेश ने उन्हें बताया कि उन दोनों में थोड़ी नोकझोंक हो गई है और वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो घर लौट आएगी और आप लोगों से बातचीत भी कर लेगी। अनुपमा के माँ बाप को भी लगा कि पति पत्नी में ऐसे झगड़े होते रहते हैं और जब अनुपमा का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह जल्दी ही अपने घर लौट जाएगी। लगभग 1.5 महीने बीत गए और उन बूढ़े माँ बाप को अपनी बेटी की कोई भी खोज खबर नहीं मिल पाई। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे सुजन कुमार प्रधान को देहरादून अनुपमा की खबर लेने के लिए भेज दिया। अनुपमा को लापता हुए अब 57 दिन बीत चुके थे और ठीक 57वें दिन दिसंबर 2010 को अनुपमा के भाई सुजन कुमार प्रधान अपनी बहन के घर देहरादून पहुंचा। प्रधान ने जब अपने जीजा राजेश गुलाटी से अपनी बहन के बारे में पूछा तब राजेश ने कहा कि उसे नहीं पता कि अनुपमा कहाँ है। राजेश अपने साले प्रधान के हर सवाल के गोलमोल जवाब देने लगा, जिससे प्रधान को अपने जीजा राजेश पर शक होने लगा कि हो ना हो राजेश को पक्का ये पता है कि अनुपमा कहाँ है। प्रधान जब अनुपमा से मिलने के लिए घर के अंदर जाने लगा तब राजेश उसके बीच में आ गया। वो उसे घर के अंदर जाने से रोकने लगा। सुजन प्रधान अपने जीजा राजेश की इस हरकत से बुरी तरह चौंक गया। उसे विश्वास हो गया कि हो ना हो उसकी बहन के साथ कुछ तो गलत हुआ है। इसके बाद उसने बिना देरी किए छावनी थाने में अपनी बहन के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज करा दी। पुलिस मामले की छानबीन के लिए प्रधान के जीजा
राजेश गुलाटी के 2 कमरों वाली किराए के मकान पर पहुंची। पुलिस ने दोनों कमरों का कोना कोना छान मारा, पर अनुपमा उन्हें कहीं नहीं मिली। तभी अचानक पुलिस की नजर कमरे में पड़े एक नए डीप फ्रीजर पर पड़ी। पुलिस ये सोच के हैरान हुई कि डीप फ्रीजर तो अक्सर दुकानों में रखे जाते हैं, घर के लिए तो अधिकतर नॉर्मल फ्रिज यूज किए जाते हैं। राजेश को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसे घर पर डीप फ्रीजर रखना पड़ गया। पुलिस ने उस डीप फ्रीजर को खुलवाया। जब डीप फ्रीजर खुला तो उसमें उन्हें कई सारी काली पॉलिथीन की थैलियां रखी मिली। उन थैलियों में जो भी था वह जम के पत्थर जैसा हो चुका था। उन सारी थैलियों को डीप फ्रीजर से बाहर निकाला गया। जब थैलियों से बर्फ पिघली और उन्हें खोलकर जब पुलिस ने उसके अंदर झांका तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो थैलियां इंसानी मांस के टुकड़ों से भरी हुई थी। इसके बाद एक एक करके सारी की सारी थैलियां चेक की गई। सब में इंसानी शरीर के कोई ना कोई टुकड़े भरे हुए थे। एक पूरे इंसान को 70 टुकड़ों में काट के कई पॉलिथीन की थैलियों में भर दिया गया था। पुलिस ने उन सारी थैलियों और वहां मौजूद सारे सबूतों को जब्त कर लिया। यह बात तो एकदम साफ हो चुकी थी कि ये मांस के टुकड़े किसके थे। पुलिस ने राजेश गुलाटी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को राजेश गुलाटी से उन काली थैलियों के राज उगलवाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। राजेश ने बिना किसी पश्चाताप के पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही अनुपमा के साथ उसके संबंध बिगड़ गए थे और उनके संबंध तब और बदतर हो गए जब वो देहरादून में शिफ्ट हुए। दोनों पति पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर नोकझोंक शुरू होती और धीरे धीरे बात हद से आगे बढ़ जाती। राजेश अनुपमा से इस बात को लेकर झगड़ता कि अनुपमा का अमेरिका में उसके एक दोस्त के साथ अफेयर चलने लगा था। वहीं अनुपमा राजेश से इस बात को लेकर झगड़ती कि राजेश का शादी के बाद भी कोलकाता की एक महिला से अवैध संबंध था। पुलिस की पूछताछ में राजेश गुलाटी ने इस बात का खुलासा किया कि अमेरिका से आने के बाद उसने चुपके से कोलकाता की एक महिला से शादी कर ली थी और अनुपमा ने देहरादून में महिला हिंसा विरोधी शाखा में अपने पति के खिलाफ शिकायत भी की थी, जिसके कारण राजेश को हर महीने अनुपमा को 20,000 रुपए गुजारा भत्ता के रूप में देना पड़ता था। राजेश के मुताबिक अनुपमा कुछ ही महीने बाद उससे और पैसों की डिमांड करने लगी और राजेश के हिसाब से 17 अक्टूबर को अनुपमा यही मुद्दा उठाकर उससे बहस करने लगी कि 20,000 रुपए उसके लिए पर्याप्त नहीं है, उसे और पैसे चाहिए। अब दोनों पति पत्नी के बीच इसी बात को लेकर बहस चालू हुई और धीरे धीरे इस बहस ने हाथापाई और मारपीट का रूप ले लिया। इसी हाथापाई में राजेश ने अनुपमा को पकड़ के जोर से पीछे ढकेल दिया, जिससे अनुपमा अपना संतुलन खो बैठी और वह गिर पड़ी। गिरते ही उसका सर बेड के कोने से जा लगा, जिससे वह तुरंत ही बेहोश हो गई। अनुपमा को देख राजेश की हालत खराब हो गई। पहले तो उसे लगा कि अनुपमा मर गई, पर जब वो उसके पास गया तो उसने देखा कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। जब उसके मन में यह द्वंद चलने लगा कि वो अपनी पत्नी का करे तो क्या करे। अगर उसे जिंदा छोड़ दिया तो उसे जरूर जेल भिजवा देगी। फिर उसने सोचा कि इससे अच्छा तो ये रहेगा कि इसके साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे दुनिया कभी ये जान ही ना पाए कि अनुपमा के साथ क्या हुआ था। अब अपने एक और जुर्म को छुपाने के लिए राजेश गुलाटी ने एक और भयानक जुर्म को करने की ठान ली। वो घर में रखे हुए कॉटन को ले आया और उस कॉटन को बेहोश पड़ी अनुपमा के मुंह और नाक में ठूस दिया ताकि वो सांस न ले पाए और दम घुटने से जल्दी उसकी जान चली जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही देर बाद अनुपमा की सांसें बंद हो गई। राजेश के सामने अब एक और दिक्कत खड़ी हो गई कि लाश को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। इसके लिए उसने सोचा कि वो लाश को मसूरी के जंगलों में फेंक कर आएगा, पर अगर वो लाश को अपने घर से बाहर खड़ी अपनी कार तक ले गया और किसी ने अगर उसे देख लिया तो उसका सारा राज खुल जाएगा। तो 2 दिन तक राजेश इसी उधेड़-बुन में लगा रहा कि लाश का क्या किया जाए। इसी बीच अनुपमा की लाश 2 दिन तक राजेश के बाथरूम में ही पड़ी रही। इसके लिए उसके दिमाग में ख्याल आया कि लाश को छोटा करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके उसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। घटना के 2 दिन बाद राजेश गुलाटी बाजार गया और वहां से एक इलेक्ट्रिक आरी और पत्थर काटने की ग्राइंडिंग मशीन, एक हथौड़ा और एक डीप फ्रीजर खरीद लाया। अनुपमा ने जिस इंसान के साथ न जाने कितने खूबसूरत पल बिताए थे, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसने उस इंसान को 2 खूबसूरत बच्चे दिए थे, उस दिन वही इंसान उसके शरीर से उसकी सांसें छीनकर इलेक्ट्रिक आरी से उसके शरीर के अंगों को एक एक कर काटने पर लगा था। राजेश का पूरा शरीर अनुपमा के खून के छींटों से भर गया था, पर वो अपनी पत्नी की लाश को काटता रहा और वो तब तक नहीं रुका जब तक कि उसने
लाश के 70 टुकड़े नहीं कर दिए। फिर इन टुकड़ों को उसने थोड़ा थोड़ा करके कई काली पॉलिथीन्स में भर दिया और इन थैलियों को डीप फ्रीजर में डाल दिया ताकि लाश के टुकड़े सड़े ना और उनमें से बदबू ना आए। अब वो बड़ी आसानी से अनुपमा को ठिकाने लगा सकता था। राजेश को लाश के टुकड़े करने का आइडिया एक मशहूर हॉलीवुड फिल्म साइलेंस ऑफ द लैम्ब से आया था। इस बीच वह कई बार इन पॉलिथीन की थैलियों को ठिकाने लगाने के लिए मसूरी के जंगलों में गया। इन थैलियों को फेंकने में उसने बहुत सावधानी और तसल्ली दिखाई। इसके लिए वो एक बार में केवल एक ही थैली फेंकने ले जाया करता था और साथ में अपने दोनों बच्चों को भी लेके जाता था। जिस माँ से मिलने के लिए दोनों बच्चे 57 दिनों तक परेशान रहे, रोते रहे, उनकी वो माँ उन्हीं के घर के डीप फ्रीजर में लाश बन के पड़ी रही। सोचिए कि अगर दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई सुजन कुमार प्रधान देहरादून नहीं पहुंचता और राजेश उसे अपने घर में घुसने के लिए नहीं रोकता तो शायद राजेश का भेद नहीं खुल पाता। राजेश गुलाटी ने अपने किए अपराध को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया। उसे अपनी पत्नी की हत्या का रत्ती भर भी पश्चाताप नहीं था। पुलिस ने उससे जो भी कुछ पूछा उसका वह बड़ी सरलता और बेफिक्री से जवाब देता गया। उसने पुलिस को बताया कि उसने जो भी किया सही किया, ये सब उसने अपने बच्चों के भले के लिए किया। पुलिस ने कुछ थैलियों को उन जगहों से भी बरामद किया जिस जगह राजेश ने उन्हें फेंका था। इस केस को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर राजेश गुलाटी को अनुपमा की हत्या का आरोपी बताते हुए देहरादून कोर्ट में 10 मार्च 2011 को चार्जशीट दाखिल कर दी, जहां कोर्ट ने राजेश गुलाटी को सितंबर 2017 में उम्र कैद की सजा सुना दी। कोर्ट ने उस पर 15 लाख का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि इन पैसों में से 70,000 राजकीय कोष में जाएंगे और बाकी बचे हुए पैसे राजेश के बच्चों के बैंक में जमा होंगे, जो कि उनकी देखभाल के लिए खर्च किए जाएंगे। राजेश गुलाटी ने 2017 में ही देहरादून की निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। तभी से ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है। राजेश के दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और वो अपनी मामा के साथ रहते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।